Hi everyone, my name is Anmol Gupta. I am a biology educator. Today we start the chapter Biomolecules by NCERT line by line PYQ series. तो let we start the chapter. First, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ बायोमोलिक्यूल चैप्टर से अभी तक देखिए जस्ट 1 मिनट अभी तक 35 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके ये देखिए 2010 से 2014 का मैंने चार्ट लिया है। तो आप देख लीजिए 2015 में 16, 19, 21, 13, 15, 17 में 2 क्वेश्चन, 19, 20, 21, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। तो इस टाइप से मैं आपको चीजें कराऊंगा। और ये जो पेज नंबर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले पेज को आप गो थ्रू कर लीजिए। वैसे तो मैं आपको करा ही दूंगा एनसीईआरटी में अभी, लेकिन आप तो भी देख लीजिए इन पेजों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जितने भी जस्ट 1 मिनट, हाँ ये देखिए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट इज हायर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कार्बन और जो हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ह्यूमन बीइंग में ज्यादा होता है देन द अर्थ क्रस्ट। कौन कौन किस किस का? कार्बन का, हाइड्रोजन का, एंड वन आर आल्सो इंक्लूड, जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ वो है आपका नाइट्रोजन। इस पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं जो हमारे लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है कि कार्बन कंटेनिंग जितने भी लिविंग टिश्यू में जो प्रेजेंट है कार्बन कंटेनिंग मटेरियल उसे हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वाटर का जो अमाउंट होता है सेलुलर मास में, मतलब सेल्स में जो वाटर का अमाउंट होता है सबसे ज्यादा होता है आपका 70 to 90% आपका वाटर होता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोटीन 10 to 15% आपका प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होता है। कार्बोहाइड्रेट 3% होता है। प्रोटीन आपका वो लिपिड आपका 2% होता है। एंड आयन जो होता है आपका 1%। ये पॉइंट को भी अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि वाटर जो होता है 70 to 90% होता है। प्रोटीन जो होता है वो होता है आपका 10 to 15%। एंड थर्ड आपका होता है आपका न्यूक्लिक एसिड, इसको आपको ध्यान रखना है 5 to 7%। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3% होता है। लिपिड जो होता है 2% होता है। आयंस जो होता है वो आपका 1% होता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले होता है आपका वाटर, फिर होता है आपका प्रोटीन, फिर होता है आपका न्यूक्लिक एसिड, फिर होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर होता है आपका लिपिड, फिर होता है आपका आयंस। ये पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो जो लिविंग टिश्यू, अब देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया कि हमने कोई लिविंग टिश्यू ले लिया, मान लीजिए आपके चिक से ले लिया, थोड़ा सा कपाट ले लिया चिक से, लिविंग टिश्यू ले लिया, एंड उसको हम डालेंगे ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड Cl3COOH में इसको डिप करेंगे। तो यहाँ से एक फिक्स स्लरी फॉर्म होगी जिसको हम छन्नी से छानेंगे। तो आपने देखा कि जो पार्ट छन्नी से छानने से नीचे आ जाएगा वो होता है आपका एसिड सॉल्युबल पूल, जिसे हम फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट जो छन्नी के ऊपर रह जाएगा उसे हम रिटेंटेट बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं। जो एसिड सॉल्युबल पूल जो होता है ये होता है आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पर जो होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, आपको ध्यान रखना है माइक्रो मतलब छोटे मॉलिक्यूल नीचे आ जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर होता है आपका अमीनो एसिड, यहाँ पर होता है आपका अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड मोनोसैकेराइड। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट होता है आपका रिटेंटेड और एसिड इनसॉल्युबल पूल, जिसे हम बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर होते हैं आपके कौन कौन से? पॉलीसैकेराइड, नेक्स्ट वन इज दैट प्रोटीन एंड मैनी मोर। इस सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड, इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं। इस पार्ट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड जो होता है, स्ट्रक्चर जो अमीनो एसिड होता है उस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर C एक कार्बन है, यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप लगा है? एसिडिक ग्रुप। यहाँ पर आपका बेसिक ग्रुप अमीन लगा है, वन साइड हाइड्रोजन। यहाँ पर R ग्रुप अपन चेंज कर देते हैं तो उस टाइप का आपका अमीनो एसिड बन जाता है। 20 प्रकार के आपके अमीनो एसिड्स होते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप के आधार पर इसको 3 पार्ट से डिवाइड। देयर आर देखिए मैं 20 देयर आर मेनी अमीनो एसिड बट दीज अकर इन प्रोटीन आर ओनली 20 टाइप। ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखना है।
आर ग्रुप में जो मैंने आपको बताया जैसे सी है, यहाँ पे आपका COOH लगा है, यहाँ पे आपका NH2 अमीन लगा है, यहाँ पर H लगा है। यहाँ पर जो आर ग्रुप है, आर की जगह अगर H लग जाए तो उसको ग्लाइसिन बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एंड CH3 लग जाए यहाँ पे तो इसको एलिनिन बोलते हैं। CH2OH लग जाए तो इसको सीरिन बोलते हैं। ध्यान रखना, नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अगर H लग जाए तो उसको ग्लाइसिन बोलते हैं, CH3 लग जाए तो उसको एलिनिन बोलते हैं, एंड CH2OH लग जाए तो उसको सीरिन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अमीनो एसिड जो होता है टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड, सेकंड वन इज दैट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते हैं, एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज दैट एसिडिक, सेकंड बेसिक अमीनो एसिड, थर्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप, बट हमने यहाँ पर 4 लिए हैं जो एनसीईआरटी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एरोमेटिक। आपके एसिडिक अमीनो एसिड जो होते हैं यहाँ पर होता है आपका ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड होता है यहाँ पर लाइसिन एंड आर्जिनिन। न्यूट्रल होता है आपका वेलिन, एंड फोर्थ वन इज दैट एरोमेटिक। यहाँ पर टाइप से इसको याद रख सकते हैं, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फेनाइल एनिलीन। ये देखते हैं अमीनो एसिड को टू टाइप में डिवाइड किया। पहला होता है एसेंशियल, सेकंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो होता है कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होता है। नॉन एसेंशियल कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बाय आवर बॉडी में फॉर्म होता है। कितने टाइप का? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एरोमेटिक होता है। एसिडिक जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, एंड एस्पार्टिक एसिड भी होता है। एस्पार्टिक एसिड, इसको आपको ध्यान रखना, नीट 2021 यहाँ से आया। बेसिक लाइसिन एंड आर्जिनिन भी होता है, आर्जिनिन। थर्ड वन इज दैट न्यूट्रल जो होता है वो होता है आपका वेलिन, एरोमेटिक, टाइटाइफिस, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फेनाइल एलनिन। इसके बाद होता है आपका लिपिड। लिपिड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनरली ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में, जनरली वाटर इनसॉल्युबल। न्यू 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया। नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं रखते हैं। नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट होता है वो लेस देन 800 डाल्टन से होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना है। सिंपल फैटी एसिड में आता है। फैटी एसिड जो होते हैं एज ए कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। इस पॉइंट का बस ध्यान रखना है, फैटी एसिड एज ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आर ग्रुप जो होता है वो 1 कार्बन टू 19 कार्बन का हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16 कार्बन का जो है वो आपका पाल्मिटिक एसिड है, अरेक्नोइड जो एसिड है वो 20 कार्बन का। और आपको ध्यान रखना है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन जैसे COOH, तो जैसे और कार्बन है तो यहाँ पर जो लास्ट वाला जो कार्बन सीड वाला है उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिल कार्बन, वो भी इंक्लूड होता है यहाँ पर। जैसे पाल्मिटिक एसिड में आपका 16 कार्बन, वहीं अरेक्डोनिक एसिड में आपका 20 कार्बन इंक्लूड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। नीट 2021-22 में यहाँ से इंक्लूड किया गया है। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्म के होते हैं। अनदर सिंगल लिपिड इज ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये जो होता है वो आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो फैटी एसिड आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल से ये होते हैं। कैन बी मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। फैटी एसिड आपके मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। उसमें आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, आपको ध्यान रखना है। फैटी एसिड आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल, बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। इसके एग्जांपल अब जैसे गिंगरली ऑयल है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इसलिए हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर में भी ऑयल फॉर्म में रहती है। इसके बाद होता है आपका लेसिथिन। लेसिथिन आपको पता ही होगा, ये प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट। नीट 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, लेसिथिन वाले स्ट्रक्चर को। 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। लेसिथिन टाइप का स्ट्रक्चर किसी से भी कनेक्ट हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। लेसिथिन वाला फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। सम टिश्यू, एक्सपेशली द न्यूरल टिश्यू, हैव लिपिड।
विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये आपको ध्यान रखना, नीट 2012 2021 में क्वेश्चन आया है। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू जो होते हैं हैव लिपिड, उनके पास लिपिड होती है विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब ट्राइग्लिसराइड वगैरह इस टाइप के आपके होते हैं। इसके बाद होता है आपका मेटाबॉलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आइए 1 मिनट। तो आइए देखते हैं मेटाबॉलाइट्स की। अगर हम लोग बात करें तो एक होता है आपका प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स एंड सेकंड होता है आपका सेकेंडरी मेटाबॉलाइट। जो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स होता है ये एसेंशियल फंक्शंस जो प्लांट में इंक्लूड होते हैं उनमें हेल्प करता है, एंड सेकेंडरी जो होते हैं ये सारी सेकेंडरी बेसिक चीजों में रहता है। तो ये देखिए प्राइमरी के बारे में देखें, प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू, आपको ध्यान होना चाहिए मेटाबॉलाइट्स प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू प्ले रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जितनी सारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उनमें हेल्प करता है। एग्जांपल जैसे शुगर, अमीनो एसिड, फैट एंड ऑयल, इन सभी चीजों में हेल्प करता है। जो प्राइमरी मेटाबॉलाइट जो होता है वो सारी जो इंपॉर्टेंट चीज जैसे उसकी ग्रोथ करवाना, सेल को इंटरेक्शन करवाना, सारी चीजों में हेल्प करता है। यही सेकेंडरी जो होती है प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगस, माइक्रोब्स, रोल और फंक्शन नॉट नॉन, जो हमें पता भी नहीं, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पीसीज, सेंट, पिगमेंट यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो सारी चीजें होती हैं वो सारी सेकेंडरी में इंक्लूड होती हैं। तो आप आइए देखते हैं सम सेकेंडरी मेटाबॉलाइट। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है जैसे पिगमेंट, पिगमेंट में आता है आपका कैरोटीनॉइड, पिगमेंट में आता है आपका कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायनिन, ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एल्कलॉइड जो आते हैं वो आते हैं आपके मॉर्फिन एंड कॉर्डिन, टर्पीनॉइड जो आते हैं आपके मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन्स होते हैं। इसके बाद एसेंशियल ऑयल जो होता है वो आपका लेमन ग्रास ऑयल होता है। टॉक्सिन जो होते हैं आपके एब्रिन और रेसिन्स होते हैं। लेक्टिन जो होता है कॉन्कोबिलिन ए होता है। ड्रग्स जो होता है बेनब्लास्टिन एंड सरकुमेन होता है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है आपका रबर, गन्स एंड सेल्यूलोज होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं, जैसे आपके एल्कलॉइड है, इसके बाद आपका टॉक्सिन है, लेक्टिन्स है, ड्रग है। ये वाले पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड एंथोसायनिन, एल्कलॉइड जो होता है मॉर्फिन और कोडिन, आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। टर्पेनॉइड डाइटर्पेनॉइड, टॉक्सिन्स एब्रिन और रेसिन्स, वहीं पर लेक्टिन कॉन्काबिलिन ए, ड्रग्स जो होता है वो बेनब्लास्टिन एंड सरकुविन। ये आपका पीवाईक्यू है, सारे पीवाईक्यू में आ चुके हैं जो मैंने आपको बताए। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिए, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। मैंने आपको बता दिए थे मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड भी बता दिया था एंड अमीनो एसिड भी बता दिया था। बायो माइक्रोमोलिक्यूल जिनका 10,000 डाल्टन से मोर मॉलिक्यूलर वेट होता है, उनमें कौन कौन से होते हैं आपके, प्रोटीन्स होता है बता दिया था, न्यूक्लिक एसिड होता है एंड पॉलीसैकेराइड होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अगर बात की जाए तो ये होते हैं आपके हेटेरोपॉलीमर। प्रोटीन जो होते हैं उसमें हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं ऑफ अमीनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। हेटेरोपॉलीमर्स मतलब, होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं, सेम टाइप्स के अगर पॉलीमर एक साथ जैसे जुड़ रहे हैं, जस्ट वन मिनट, सेम टाइप के अगर पॉलीमर एक साथ जुड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एलिलीन एलिलीन एलिलीन, एक साइड के अगर जुड़े तो होमोपॉलीमर बोलते हैं। हेटेरोपॉलीमर अगर अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड जोड़े, जैसे एलिलीन जोड़ दिया, फिर ग्लाइसिन जोड़ दिया, फिर आपका जैसे मान लीजिए आपका साइटोसिन जुड़ गया, तो अलग अलग टाइप के जुड़ रहे हैं अमीनो एसिड भाई पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन में हेटेरोपॉलीमर जुड़ते हैं वाला पॉइंट हो गया। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट होता है आपका कोलेजन, जो होती है मोस्ट इंपोर्टेंट अबंडेंट प्रोटीन होती है पूरे एनिमल वर्ल्ड में। एनिमल वर्ल्ड में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन जो होती है वो कोलेजन प्रोटीन होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। एंड रॉबिस्को जो होती है पूरे वर्ल्ड में होती है। होल बायोस्फीयर में जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन होती है रॉबिस्को, वो होल वर्ल्ड में होती है, आपको ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन जो होती है रॉबिस्को, कोलेजन जो होते हैं एनिमल वर्ल्ड। रॉबिस्को का फुल फॉर्म राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जस्ट एक मिनट, इसमें आता है देखिए, फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड होता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ होता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड होती है। थर्ड जो होता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये आपका क्या करने का काम करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डेड फॉर्म में आता है, यहाँ पर बूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है
इसमें आपका रहता है, आपका 4 सब यूनिट्स रहती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। आइए देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये पोजिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करती हैं। पोजिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेफ्ट हैंड जो होता है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड, यहाँ पर होता है आपका एन टर्मिनल, जिसे एन टर्मिनल भी बोलते हैं। राइट हैंड जो होता है उसे लास्ट टर्म अमीनो एसिड, जो कि होता है आपका सी टर्मिनल। नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पॉइंट का अच्छे ध्यान रखें। लेफ्ट साइड जो होता है वहां पर फर्स्ट अमीनो एसिड होता है जिसे एन टर्मिनल अमीनो एसिड, राइट एंड में होता है आपका लास्ट टर्मिनल अमीनो एसिड जिसे सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं। ध्यान रखना है इन दोनों पॉइंट को। एन टर्मिनल ये होता है आपका सी टर्मिनल अमीनो एसिड, पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नीट 2023 में क्वेश्चन आया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अल्फा एलेक्स एंड बीटा एलेक्स प्लेटेड यहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं, रीनीट 2024 में आया। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फोल्डेड फॉर्म में कर देता है टू होलो वुलन वॉल लाइक स्ट्रक्चर। नीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट वन इज दैट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रक्चर लाइक क्यूब और प्लेट्स के फॉर्म में होता है, और यहाँ पर ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होता है 4 सब यूनिट्स होती हैं। रीनीट 2024 में आया। 2 अल्फा टाइप होती हैं, 2 बीटा टाइप होती हैं। ये नीट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। भाई टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होती है, मैंने आपको बताया है, सेकेंड स्ट्रक्चर को फोल्डेड स्ट्रक्चर में फॉर्म कर देती है, वो आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। ये PYQ है, आपका ध्यान रखना है आपका। नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। इसके बाद होता है सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। कुछ प्रोटीन देखते हैं और उसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोटीन जो होती है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। GLUT4 जैसे ये PYQ आ चुका है नीट 2014 में। इसके बाद इंसुलिन और ट्रिप्सिन आपको ध्यान रखनी है। कोलेजन जो होता है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन कोलेजन होती है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ट्रिप्सिन आपको ध्यान रखना है, ये एंजाइम होती है। भाई इंसुलिन ध्यान रखना है, ये आपका हार्मोन्स होता है। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं आपके सेंसरी, जैसे स्मॉल टेस्ट वगैरह के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट स्मेल वगैरह को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद GLUT4 जो होता है वो आपका इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना है। GLUT4 जो होता है इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ट्रिप्सिन क्या होता है आपका? एंजाइम। इंसुलिन क्या होता है आपका? हार्मोन्स। ये GLUT4 इनेबल्ड ग्लूकोज ट्रांसफर इनटू सेल। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। ओनली लाइगेज हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। इन प्रोटीन्स में क्या होता है? लाइगेज हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। आपको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये मोनोमर्स यूनिट्स किसके द्वारा फॉर्म होती हैं? आपकी मोनोसैकेराइड के द्वारा। ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है आपकी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जब यूनिट आपस में बहुत सारी मिल जाती है तो पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे सेल्यूलोज, ये पॉलीसैकेराइड यूनिट है किसकी? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जब बहुत सारे ग्लूकोज के जब पॉलीमर आप मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, जब बहुत सारी यूनिट्स मिल जाती हैं तब पॉलीमर ऑफ जो ग्लूकोज होता है वो आपका क्या बनता है? सेल्यूलोज। इस पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट्स ग्लूकोज की मिल जाती है तो यहाँ पर सेल्यूलोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्च। स्टार्च में भी क्या होता है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बल्कि जो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलीमर ऑफ जो फ्रक्टोज होता है वहां पर किसका होता है? आपका इन्युलिन जो होता है वहां पर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होते हैं। इसके बाद होता है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है ये आपका एनिमल्स स्टोर फूड होता है। एनिमल्स में स्टोर जो फूड करने का काम कौन करता है? ग्लाइकोजन। यहाँ पर होते हैं राइट एंड जो होता है उसे हम रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? आर मतलब रिड्यूसिंग एंड। लेफ्ट एंड जो होता है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। स्टार्च की अगर बात करें जाए तो ये होल्ड I2 टेस्ट का फॉर्मेशन देते हैं। ये हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना है। हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन हेलिकल पोर्शन, आपको ध्यान रखना है। स्टार्च I2 इन ब्लू इन कलर। ये I2 टेस्ट देने का काम करता है। आयोडीन टेस्ट देने का काम कौन करता है? आपका स्टार्च। आपको ध्यान रखना है। ब्लू इन कलर में देता है। होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन हेलिकल पोर्शन। इन 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना है। स्टार्च का हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स देने का काम करता है। और ये
आयोडीन टेस्ट देता है ब्लू इन कलर। नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलोज, जो कि मैंने आपको बताया था ये प्लांट में स्टोर फूड करने का काम करता है। सेल्यूलोज डज नॉट होल्ड I2 टेस्ट, यहाँ पर ये सेल्यूलोज जो होता है ये I2 टेस्ट नहीं देता है, I2 टेस्ट नहीं देता है। सेल्यूलोज डज नॉट होल्ड इट बिकॉज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर। आपको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना, नीट 2023 में क्वेश्चन आया। सेल्यूलोज डज नॉट होल्ड I2 टेस्ट बिकॉज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद होता है आपका एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड चेंज कॉल्ड काइटिन। यहाँ पर जो काइटिन का स्ट्रक्चर होता है, आर्थ्रोपोड जो होते हैं उसके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होती है वो काइटिन से मेडअप होके बनती है एज अ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना, नीट 2015, 2013, 22 में ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड का होता है जब कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड से मिलता है, किससे? काइटिन से, लेकिन ये भी होल्ड I2 टेस्ट नहीं देता। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। काइटिन जो होती है मोस्टली होमोपॉलीमर होती है, जबकि जो स्टार्च होती है मैंने अभी आपको बताया ये आपका हेटेरोपॉलीमर होती है, हेटेरोपॉलीमर। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखेंगे, जबकि काइटिन जो होती है वो आपकी होमोपॉलीमर होती है। इन्युलिन इज द किसका पॉलीमर है? आपका फ्रक्टोज का। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक्सेप्टेड वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो देखिए आप देखिए पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आपका 3 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है आपका बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो सबसे पहले हम बेस देख लेते हैं। हेटेरोसाइक्लिक सबसे पहले होता है आपका प्यूरिन में आपके 2 आते हैं, एक होता है आपका एडेनिन, एक होता है आपका ग्वानिन। सेकंड जो होते हैं पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में आती है आपके थायमिन, साइटोसिन एंड यूरोसेल, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरोसेल। इस पॉइंट को अच्छे ध्यान रखें। नेक्स्ट शुगर आती है, वो होती है आपकी मोनोसैकेराइड। थर्ड होती है आपकी फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद होता है आपका डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर आपको बताया था, ये किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक का। जो न्यूक्लियोटाइड का आपको पता ही है जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दोनों एंड्स पे जैसे 3 डिग्री एंड 5 डिग्री, तो इस साइड एंटी पैरेलल भी होते हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, एंटी पैरेलल। इसके बाद होता है मोर देन अ डजन फॉर्म ऑफ डीएनए नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट विथ यूनिक स्ट्रक्चर एंड फीचर्स। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें, नीट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई ये वाली। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड किसमें आपने देखा था, बताइए। पेप्टाइड बॉन्ड में आपको दिखा देता हूं, जस्ट ये देखिए यहाँ पे नहीं है। ये किसमें था आपका? अमीनो एसिड जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन करते हैं उसमें आपके किसके द्वारा ज्वाइन रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन रहते हैं। वाला पॉइंट आपको पता होगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में यहाँ से रिमूव ऑफ वाटर रिमूव कर देते हैं, रिमूव H2O। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आर फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका आ जाता है अमीनो एसिड, मोनोमर ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन। ज्वाइन किसके द्वारा रहते हैं? ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये नेक्स्ट चलते हैं। एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, आपको पता है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सम आर न्यूक्लिक एसिड, एग्जांपल राइबोसोम। ये भी आपका PYQ है कि जो ऑलमोस्ट ज्यादातर जो ऑल एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, जबकि सम आर न्यूक्लिक एसिड। इसका भी पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये नेक्स्ट चलते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम फोल्ड अपॉन इटसेल्फ। जो टर्सरी स्ट्रक्चर आपने देखा था, जो बुलन लाइक स्ट्रक्चर था, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ये फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड कर लेता है, बुलन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। ये चेन क्रिस क्रॉस एंड हेंस मेनी क्रेविसेस एंड पॉकेट्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर जो पॉकेट्स जो फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट्स जो होती है वो एक एंजाइम की होती है, यहीं पर सबस्ट्रेट आकर ज्वाइन कर जाता है तब फॉर्मेशन होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि एक्टिव साइट जो होती है वो किसमें है?
एंजाइम एंजाइम के पास एक पॉकेट्स या क्रेविसेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पर आप उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, जहां पर सबस्ट्रेट आकर ज्वाइन करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नीट 2014 में एक क्वेश्चन आया कि सबस्ट्रेट फिट इनटू, ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि जो सबस्ट्रेट होता है वो आपके एक्टिव साइट पे जाके फिट हो जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं, वर्क एफिशिएंसी एट हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं एबव 40 डिग्री। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। जबकि ये देखिए जो मैंने आपको बताया था हॉट स्प्रिंग एंड सल्फर स्प्रिंग, यहाँ पर मैंने आपको बायोलॉजी में आपको ध्यान करिए चैप्टर में करवाया था, सेकंड वाले में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, यहाँ पर था आपका आर्ची बैक्टीरिया, जो कि आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हार्सी कंडीशन में स्टेबलाइज होता था। यहाँ पर मोस्ट टेम्परेचर है वहां पे भी, जैसे मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गई वो सारी चीजें। ये देखिए एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हुज नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जैसे हॉट वेट्स, सल्फर स्प्रिंग आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालाइटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर अप टू 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर पे भी अपनी कैटालाइटिक जो पावर होती है उनको रिटेन कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। इस पॉइंट्स को भी आप अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 10 डिग्री अप या डाउन जब हम करते हैं टेम्परेचर, अगर मान लीजिए आपने रेट्स को डबल कर दिया या रेट्स को हाफ कर दिया तो टेम्परेचर 10 डिग्री से अप हो जाएगा या 10 डिग्री से डाउन हो जाएगा। ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जनरल रूल ऑफ थंब क्या क्या करता है आपसे कि रेट को अगर आपने डबल कर दिया या डिक्रीज कर दिया बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री, हर 10 डिग्री पे आपका रेट्स डबल कर सकते हो। अगर आपने 10 डिग्री आपने कम कर दिया तो रेट्स आपका हाफ हो जाएगा। इस पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड चेंज इन आइदर डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो सारे ये आपको लग रहे होंगे कि ये अभी जैसे नीट में नहीं आए, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे यहीं से, आपको एक वैल्यू उठाकर दे देंगे, आपको दे देंगे रेट को 16 टाइम किया तो बताइए यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। उसको डबल कर लीजिए 2 into 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इस टाइप से आप ध्यान रखिए कि कितने टाइम्स यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैटालाइटिक रिएक्शन प्रोसेस एट रेट हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। आपको पता होना चाहिए कोई भी रिएक्शन है अगर उसमें कैटलिस्ट है तो इंक्रीज द रिएक्शन करने का काम करता है, रेट्स को बढ़ाने का काम करता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इस पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CO2 है प्लस H2 है। ये सबसे पहले आप मुझे ये बताइए रिएक्शन किससे आई है, बताइए आप। आपने एक चैप्टर बताया ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये यहाँ पर हमारे ब्लड में होती है ये सारी चीजें, आपको पता हो। तो CO2 में आपका वाटर इंक्लूड होके, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कार्बनिक एनहाइड्रेस का कैटलिस्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया तो ये H2CO3 जो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पर बफर सॉल्यूशन बनाने का काम करता है, ब्लड में बफर सॉल्यूशन बनाने का काम करता है। ये ध्यान रखिए इस पॉइंट को, बफर सॉल्यूशन, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैं आपको सारी चीजें कनेक्ट करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए, क्योंकि हमारी जो सीरीज है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, इसमें यही नहीं है कि चैप्टर इसी तरीके से आपको सारी चीजें कनेक्ट करके भी बताई जाती हैं। तो CO2 प्लस H2O की अगर बात की जाए, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अगर हम ये वाला जो कैटलिस्ट है नहीं लेते हैं तो आप 1 आवर्स में 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। जबकि अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये इसको रेट्स को इंक्रीज कर देगा तो आपके 1 सेकंड में 2 लाख पर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। स्टिल तो इस पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस अगर ये एब्सेंट होगा तो 200 मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बता दिए 1 आवर में, भाई प्रेजेंट होगा तो आपके ये देखिए 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं हर सेकंड में। इस पॉइंट को आप अच्छे ध्यान रखेंगे। एंजाइम एक्सीलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है क्योंकि इसमें क्या आ गया, कैटलिस्ट आ गया। कैटलिस्ट जो आता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और तुरंत आपका जैसे मान लीजिए एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जैसे ही ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होने के बाद ES कॉम्प्लेक्स बनाया उसने और EX कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद तुरंत उसने प्रोडक्ट बना दिया। ध्यान रखना ES जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ट्रांसिएंट प्रोसेस होती है, कुछ समय के लिए होती है और वो प्रोडक्ट बना के फिर से एंजाइम अलग हो जाता है, एंजाइम के बाद फिर से एक्टिव साइट आ जाती है और फिर से सबस्ट्रेट को जोड़ लेता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिए। ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में नीट 2016-2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये देखिए ग्राफ में आपको बता देता हूं, जहां पर हमने एंजाइम नहीं लिया ये देखिए कैटलिस्ट, तो वहां पर देखिए ट्रांजिशन स्टेट कितनी बड़ी होगी तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यहीं पर हमने
सबस्ट्रेट लिया यहाँ पर और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, जैसे ही हमने एंजाइम लिया, कैटलिस्ट लिया, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तुरंत डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखनी है। EX कॉम्प्लेक्स जो होता है अनस्टेबल एंड ट्रांसिएंट होता है। नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। EX कॉम्प्लेक्स जो मैंने अभी आपको बताया अनस्टेबल होता है। फॉर्मेशन ऑफ EX कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर कैटलिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ EX कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कैटलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर सारी चीजें बहुत लेट परफॉर्म होंगी। नीट 2024 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। EX कॉम्प्लेक्स, ये देखिए एंजाइम से सबस्ट्रेट आके ज्वाइन हुआ, EX कॉम्प्लेक्स बना, इसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को अलग कर दिया, एंजाइम फिर से अलग हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को? कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला होता है आपका टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर और पीएच होता है ऑप्टिमली एक्टिव पीएच एंड टेम्परेचर पे ही ये रहता है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो सारी चीजें अनस्टेबल हो जाएंगी। इस पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिए। एंजाइम नॉर्मली फंक्शन इन नैरो रेंज, ये देखिए मैंने आपको बताया, ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। अगर एक्टिविटी डेक्लाइन बिलो एंड एबव द, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे या पीएच को बढ़ा देंगे तो आपकी चीजें डेक्लाइन भी हो जाएंगी एबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अगर आप चीजें बढ़ा देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, पीएच को बढ़ा देंगे तो आपकी एक्टिविटी डेक्लाइन हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को लो कर देंगे तो एंजाइम टेम्परेली इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। नीट 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाई टेम्परेचर पर डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगी, आपको पता ही है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे एंजाइम, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। नीट 2023 में भी ये रिपीट हुआ है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बी मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जो आपको एक एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है, भी मैक्स अपॉन 2 यहाँ पर दिया गया है, इस पे सारी चीजें मैक्सिमम रहेंगी। अगर इस लेवल से डाउन हो जाएंगे तो सारी चीजें डिनेचुरेशन हो जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट ये वाला पॉइंट देखते हैं। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बंद होगी, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। मान लीजिए कोई भी एंजाइम है, उसके साथ अगर सबस्ट्रेट ज्वाइन नहीं हुआ और उसकी जगह कोई भी इनहिबिटर आ गया तो वो क्या कर देता है? आपकी जो एंजाइम की एक्टिविटी को है वो क्या कर देता है? डिनेचुरेट कर देता है, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है। इस पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसकी सिमिलर होती है ये इनहिबिशन प्रोसेस, और जो ये करते हैं उन्हें हम इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट से जिस सेम टू, ये देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये एंजाइम बनाया, ठीक है, इस टाइप का बनाया, और ये है इसका सबस्ट्रेट, ये है आपकी एंजाइम, ये है आपकी एक्टिव साइट। मान लीजिए ये जो है वो है आपका सबस्ट्रेट और ये है आपका इनहिबिटर। तो इनहिबिटर का आप शेप देख रहे हैं, जस्ट लाइक सबस्ट्रेट है। तो मान लीजिए सबस्ट्रेट ज्वाइन नहीं हुआ, इनहिबिटर यहां पर आकर ज्वाइन हो गया। ये देखिए मैं आपको दूसरे कलर से बता देता हूं। मान लीजिए ये आपका इनहिबिटर आके यहाँ पर ज्वाइन हो गया, तो इनहिबिटर क्या कर देता है? आपका सप्रेस द एक्टिविटी कर देता है। ध्यान रखिए आप इस चीज को, सप्रेस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। जैसे एग्जांपल इसका इनहिबिशन बाय सक्सेसिव डिहाइड्रोजनेज, सेम होता है जस्ट लाइक एज द मेलोनेट। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये नीट 2023-2014 में ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो हमको इसका हम जैसे मान लीजिए कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये बताया है, जस्ट 1 मिनट, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया कि इनहिबिटर यहाँ पे जुड़ गया, तो हम कुछ इस टाइप के इनहिबिटर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो जाके एंजाइम से जुड़े। हम तो यही चाहते हैं कि इनहिबिटर एंजाइम से जाके जुड़े,
तो उसका हम अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल पैथोजेंस को रोकने के लिए सम कॉम्पिटेंट इनहिबिटर्स और ऑफ्टन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। ये मैं आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाऊंगा? बायोटेक्नोलॉजी में। सारी चीजें चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दूंगा, कमेंट में लिखिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस में एंजाइम को डिवाइड किया गया है 4 to 13, जस्ट 1 मिनट, 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम अकॉर्डिंग टू बाय द 4 डिजिट नंबर। तो आइए देखते हैं, ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनीट 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, रीनीट 2024, 2017, 2017 एंड 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जस्ट 1 मिनट। तो देखिए, सबसे फर्स्ट होता है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेस एंड डीहाइड्रोजनेस। यहाँ पर क्या होता है आपका? कैटालाइजिक ऑक्सीडो रिडक्टेस। मान लीजिए आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए S प्लस S डैश आपको दिया गया है, तो यहाँ से क्या हो जाता है? ये वाला यहाँ पर फॉर्म हो जाता है एंड ये यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ध्यान रखिए, इंटरचेंज हो जाती हैं, कैटालाइटिक ऑक्सीडो रिडक्शन बोलते हैं। इसके बाद होता है सेकंड होता है आपका ट्रांसफेरेसिस, जैसे कैटालाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप। यहाँ पर पूरा ग्रुप ही ट्रांसफर हो जाता है, जैसे S है, यहाँ पर ग्रुप ले लिया, S डैश ले लिया, तो यहाँ पर पूरा ग्रुप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर S डैश प्लस S के साथ ये ग्रुप कनेक्ट हो गया। ध्यान रखिए इस पॉइंट को। इसके बाद होता है आपका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस। इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखें। ये देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, रीनीट 2024 में ये पॉइंट आया है। इस पॉइंट का आप अच्छे से ध्यान रखिए। लाइसिस एंड लाइगेसिस, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइसिस एंड लाइगेसिस दो अलग अलग टर्म है ये आपके। लाइसिस में क्या होता है? कैटालाइजिंग रिमूवल ऑफ ग्रुप लीविंग अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लीविंग डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। यहाँ पर लीविंग और क्या दिया गया है आपका? रिमूवल ऑफ ग्रुप लीविंग डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, वो होता है आपका लाइसिस। ध्यान रखना है, लाइगेसिस में क्या होता है आपका? कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए आपका CO, NO, NS, ये वाले टाइप के आपको कैटालाइजिंग लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड इस टाइप से ज्वाइन होते हैं। एंड आइसोमेरेसिस क्या होता है? कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम, इसका कलर चेंज कर देते हैं। एंजाइम जो होता है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, ओनली अगर प्रोटीन से फॉर्म हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स जिसमें प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। जो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम की अगर बात की जाए तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर जो होता है वो आपका नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया होलो एंजाइम। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें जो नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है वो होता है आपका कोफैक्टर, और जो प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है आपका एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो होता है वो होता है आपका प्रोटीन पार्ट। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए कोफैक्टर मैंने आपको बताया, कोफैक्टर जो होते हैं, जस्ट ये देखिए, कोफैक्टर जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट की अगर बात की जाए तो इसमें 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड होता है आपका कोएंजाइम एंड थर्ड होता है आपका मेटल आयन। आपको ध्यान रखना है, प्रोस्थेटिक जो ग्रुप होता है ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो होता है वो होता है आपका प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट से आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एग्जांपल होते हैं peroxidase catalyze hem is the prosthetic group। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है आपका कोएंजाइम। कोएंजाइम जो होता है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसोसिएटेड टू एपो एंजाइम ओनली ट्रांसिएंट। ये कुछ समय के लिए किससे? एपो एंजाइम से जुड़ता है। ये वाला भी पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो एपो एंजाइम से कौन, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है टाइटली ज्वाइन होता है, कोएंजाइम जो होता है वो ट्रांसिएंट फॉर्म में रहता है। मेनी कोएंजाइम आर विटामिन, इसका एग्जांपल ध्यान रखेंगे, NAD, NADP कंटेन विटामिन नियासिन। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे, NAD एंड NADP कंटेन विटामिन नियासिन यहाँ पर रहता है। थर्ड होता है आपका मेटालाइंस। मेटालाइंस की अगर बात करें, अटैच विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ थर्ड चेन ऑफ एक्टिव साइट। ये वाला आप ध्यान रखेंगे कि ये साइड चेन के साथ, एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाते हैं। इसका एग्जांपल होता है कोफैक्टर 4 कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जिंक। आपका अच्छे से ध्यान रखना है। हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये बात ध्यान रखना। ये टाइटली बॉन्ड टू एपो एंजाइम होते हैं, ये ट्रांजिशन फॉर्मेट
एंजाइम वो एपो एंजाइम से ज्वाइन रहते हैं NAD एंड NADP इज द कंटेंट विटामिन नियासिन। थर्ड होता है आपका मेटालाइन, यहाँ पर कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जिंक। इसके बाद अगर बात करें नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया है, कैटालाइटिक अगर एक्टिविटी लॉस्ट हो गई, व्हेन कैटालाइटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, अगर यहाँ पर कोफैक्टर यहाँ पर नहीं आता है तो कैटालाइटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम, अगर एंजाइम से अगर कोफैक्टर आपने रिलीज कर दिया, नॉन प्रोटीनिक पार्ट अगर रिलीज कर दिया तो आपकी कैटालाइटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी। अब प्रोटीन, ये देखिए प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड जिसे C टर्मिनल एंड द राइट इज रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमीनो एसिड N टर्मिनल। तो मैंने आपको क्या बताया था, बार बार चीख के बताया था कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो N टर्मिनल अमीनो एसिड होता है, लास्ट अमीनो एसिड जो होता है वो C टर्मिनल अमीनो एसिड होता है। ये देखिए स्टेटमेंट में दे दिया, फर्स्ट अमीनो एसिड आपका C नहीं है N है, लास्ट टर्मिनल अमीनो एसिड N नहीं है C है, तो ये रॉन्ग हो गया। भाई एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, सही है, 2 सब यूनिट अल्फा एंड 2 बीटा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। तो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर कीजिए। थैंक यू।